गुड मॉर्निंग। 10 के दमदार ट्रेड्स में आपका स्वागत है। वीडियो में रहेंगे अगले आधे घंटे आपके साथ। गाबा सर और प्रशांत सावंत पिछले शो से बने हुए हैं। रचना वैद्य और रुचित जैन ये भी जुड़ेंगे अपने टॉप ट्रेड्स के साथ। उसके बाद हम बात करेंगे लग्जरी होटल चलाने वाली जूनिपर होटल्स के आईपीओ पर कंपनी के सीएमडी अरुण सराफ और सीएफओ तरुण जेटली से। इसके अलावा बिग मार्केट वॉइसेस में आज नेपियन कैपिटल के को फाउंडर और मैनेजिंग पार्टनर गौतम त्रिवेदी जुड़ेंगे। ये सब कुछ ही देर में। एक बार मार्केट पर नजर डालते हैं, लेकिन डे हाई पर निफ्टी 22242, बैंक निफ्टी 47350 पर, मिड कैप्स में भी अच्छा मोमेंटम और शानदार मोमेंटम मेटल्स में। आज का सेक्टर ऑफ द डे मेटल्स इंडेक्स। एक बार वो इंडेक्स लेकर आइए स्क्रीन पर। करीब 2% की रैली अब मेटल्स इंडेक्स में, 2% की, जिसमें टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील और जेएसपीएल और हिंडाल्को इन स्टॉक्स ने लीड किया। आज का स्टॉक ऑफ द मॉर्निंग बाय फार एबीबी इंडिया 7% ऊपर और उसके बाद पिरामल एंटरप्राइजेस करीब 5.5% ऊपर। डाउन साइड पर जी एंटरटेनमेंट अब वापस डे लो के करीब 11% नीचे और जीएमआर एयरपोर्ट्स करीब 2% नीचे। वीरो बिल्कुल, मार्केट्स शानदार मूव देते हुए, निफ्टी डे हाई। मैं आपको इस कार्यक्रम में आज जो हमारे साथ मेहमान है वो पहले स्क्रीन पर देता हूँ। प्रकाश काबा, प्रशांत सावंत हमारे साथ पिछले कार्यक्रम से इस कार्यक्रम में भी शिरकत करेंगे। रचना वैद्य जी और रुचित जी अपना फ्रेश पर्सपेक्टिव लेकर, व्यू लेकर यहाँ पर मौजूद रहेंगे। उनसे एक बार कॉल्स ले लेते हैं यहाँ पर। रचना जी, गुड मॉर्निंग। आपका इस वक्त का कन्वेंशन आइडिया क्या रहेगा? जी गुड मॉर्निंग। और मेरा इस वक्त के कन्वेक्शन आइडियाज में एक इंडसइंड बैंक रहेगा और एक गोदरेज प्रॉपर्टीज रहेगा। दोनों की फ्यूचर्स को हम लॉन्ग करेंगे। जहां तक इंडसइंड बैंक की बात है, बहुत स्ट्रॉन्ग अपमूव दिखा रहा है वो एंड इज क्रॉसिंग वेरी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस। 1525 पे है, यहाँ पे 1515 का टारगेट, 1515 का एसएल लगा के ऊपर वाली साइड पे 1535 का टारगेट लगाएंगे। 1515 पे एसएल एंड 1535 पे टारगेट। और गोदरेज प्रॉपर्टीज भी हम सिलेक्ट करेंगे। रियल एस्टेट के सारे नाम डीएलएफ ओबरो सब में मूवमेंट आ रही है, तो गोदरेज को हम सिलेक्ट करेंगे। और यहाँ पे 2348 पे है भाव, हम 2335 पे एसएल लगाएंगे और ऊपर वाली साइड पे 2360 का टारगेट रखेंगे। ओके, बिल्कुल। तो ये इस समय की दो पिक्स रचना जी की, इंडसइंड बैंक और गोदरेज प्रॉपर्टीज, यहाँ पर बाय कॉल्स। रुचित, गुड मॉर्निंग। रुचित, आपके पिक्स? वेरी गुड मॉर्निंग अनुज जी, वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। दो स्टॉक्स है, दोनों ही सबसे पहले तो सेक्टर्स ऐसे चूज कर रहे हैं जो आज काफी अच्छे मोमेंटम है। एक है मेटल्स और दूसरा रियल्टी। सो मेटल्स में से जेएसडब्ल्यू स्टील में खरीदारी की सलाह रहेगी, जहां पे हम देख रहे हैं कि आज अच्छे वॉल्यूम्स के साथ में ये प्राइस अपमूव है। प्रीवियस स्विंग हाइज ये स्टॉक ने क्रॉस किए, तो जेएसडब्ल्यू स्टील करंट लेवल्स पे 829 के स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी करे। 874 के अराउंड के टारगेट्स इसमें एक्सपेक्ट करे। और रियल्टी स्पेस में से कैश सेगमेंट में से मैं पिक देना चाहूंगा, वो है सनटेक रियल्टी। तो काफी बेहतरीन स्टॉक का स्ट्रक्चर्स बने, जहां पे कुछ दिनों का कंसोलिडेशन था, वो कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट हुआ है, वो भी अच्छे वॉल्यूम्स के साथ में। और अगर थोड़ा लॉन्गर टर्म फ्रेम चार्ट देखे तो वो रिवर्सल पैटर्न इस स्टॉक में बन रहे हैं। सो आई थिंक अब तक ज्यादा चला नहीं है, तो एक कैचअप मूव हम ये स्टॉक में एक्सपेक्ट करें। तो सनटेक रियल्टी 480 के स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी करे 525 के अराउंड के टारगेट्स के लिए। ओके, पूरे रियल स्टेट स्पेस में मूव अच्छा है। ये कॉल दूसरी बार स्क्रीन पे आई है। इस बार पहले टेक्निकल्स पे थी, अब पहले फंडामेंटल्स पे थी, अब टेक्निकल्स पे है। प्रकाश सर, आपके दो ट्रेड? फर्स्ट ट्रेड है मेरा, गुड मॉर्निंग टू यू, वो है एबी कैपिटल। 186 पर ट्रेड करा एबी कैपिटल, यहां से एक अपमूव मिलना चाहिए। स्टॉप होगा 184, 2 रुपए का। ऑन द अपसाइड टारगेट 190 के नजर आते हैं। यस, एबी कैपिटल पर ध्यान देना चाहिए। दूसरा स्टॉक जो मुझे पसंद है इस वक्त, आई थिंक वो रहेगा अल्केम। अल्केम में 5482 पर ट्रेड करा है। सेटअप के हिसाब से यहाँ से अपमूव मिलना चाहिए। बहुत ही टाइट स्टॉप, ज्यादा नहीं, और वो रहेगा मेरे ख्याल से 5450, 30 रुपीज अप्रोक्सीमेटली। टारगेट करीब 5550। यस, अल्केम। ओके, प्रशांत जी, अल्केम वैसे आपके भी रेडार पर था। आपके पिक्स क्या होंगे इस समय की? जी अनुज जी, मेरा फर्स्ट पिक होगा टाटा मोटर्स। तो टाटा मोटर्स एवरी टाइम जब भी एक बुलिश गैप पे सपोर्ट लेता है, वहां से बहुत स्ट्रांग अपमूव देता है। तो यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस होगा 918, 918। मैं टारगेट देख रहा हूँ 960 एंड हायर, 960 का टारगेट मान के चलेंगे। नेक्स्ट पिक भी ऑटो सेक्टर से होगा, वो होगा अपोलो टायर्स। यहाँ पे एक अच्छी डिप आई थी और आज की ओपनिंग मुझे काफी कन्विंसिंग लग रही है। तो यहाँ पे 514 का स्टॉप लॉस रखेंगे 514
और 535 से लेके 540 तक के टारगेट 540 535। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका इन सब ट्रेड्स के लिए। अब बात करते हैं मैनेजमेंट से आईपीओ पर। हयात जैसी लग्जरी होटल्स चलाने वाली जूनिपर होटल्स का आईपीओ आज से खुला है। इशू के जरिए कंपनी की 1800 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है। इसका प्राइस बैंड 342 से 360 रुपीज़ के बीच में है। आईपीओ और बिजनेस आउटलुक पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ जूनिपर होटल्स के सीएमडी अरुण कुमार सराफ और सीएफओ तरुण जेटली दोनों जुड़ गए हैं। सबसे पहले तो आप दोनों को बहुत बहुत शुक्रिया सीएनबीसी आवाज़ के साथ जुड़ने के लिए और आईपीओ के लिए आपको ऑल द बेस्ट। धन्यवाद। अरुण जी, सबसे पहले मैं एक छोटा सा एक इरिटेंट सवाल है जिसको आउट ऑफ द वे करना चाहता हूँ। आप एशियन होटल्स ईस्ट में भी जॉइंट एमडी हैं और वो आपकी आई थिंक फैमिली ओन्ड ही कंपनी है, तो यहाँ पर एक क्या कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है? क्योंकि यहाँ पर भी हयात रेजेंसी कोलकाता और हयात रेजेंसी चेन्नई है, तो दो अलग अलग कंपनियां लिस्टेड रहने का क्या मतलब होगा यहाँ पर? जरूर सर, मैं क्लैरिफाई करना चाहूंगा। जूनिपर होटल में हयात और सराफ फैमिली की 50-50 जॉइंट वेंचर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी थी और ये कंपनी आज के दिन 7 होटलों के साथ में काफी बड़ी हो गई है। और एशियन होटल के अंदर हमारी फैमिली की पुरानी कंपनी थी, जो कि मैं मेरे लिस्टेड कंपनी होने के नाते और हमारी फैमिली की कंपनी होने के नाते अभी इसको जूनिपर के आईपीओ होने के बाद में जो मेरी फैमिली अरुण सराफ की फैमिली में जो रहेगा वो सारा का सारा हॉस्पिटैलिटी एसेट्स हम जूनिपर में मूव कर देंगे। इसके लिए हमने आपके डीएचआरपी इसमें फाइलिंग के अंदर भी हमने डिस्क्लोज किया है कि रोफो के माध्यम से इसको हम जूनिपर में ले आएंगे। बहुत शानदार बात कही आपने, तो ये क्लैरिटी आ गई मेरे को। अच्छा, मैं एक चीज़ देख रहा था आपके आईपीओ में कि आपकी कंपनी अभी लॉस मेकिंग है, लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर से लॉस मेकिंग है। हालांकि अब होटल्स इंडस्ट्री ऑब्वियसली काफ़ी शानदार प्रॉफिटेबिलिटी जनरेट कर रही है। फॉर एग्जांपल इंडियन होटल्स, लेमन ट्री वगैरह, ये सब इवन FY24 के 6 मंथ्स में भी लॉसेस ही हैं। प्रॉफिटेबल कब होंगे आप? ऐसा है कि अगर आप देखें ड्यूरिंग द पैंडेमिक लास्ट 3 साल हमारे कोविड से काफ़ी इम्पैक्टेड थे एंड FY23 is actually the first year post COVID जब हुआ and Juniper was possibly एक या very few companies, one of the 2 companies possibly in the sector जो EBITDA पॉजिटिव रही। हम हर वक्त इवन कोविड में EBITDA पॉजिटिव थे। अब जो है जाके अगर आप देखें लास्ट ईयर इन FY23 हमारा लॉस 188 करोड़ से 22 में वी आर जस्ट अबाउट ब्रेक इवन इन FY23। और क्योंकि हॉस्पिटैलिटी सेक्टर जिस हिसाब से अभी तेजी से है, वी एक्सपेक्ट कि वो जो है पॉजिटिव ट्रैक्शन काफी रहेगा और हम पॉजिटिव आ जाएंगे इन FY25 एज वी गो फॉरवर्ड। प्लस हम जो है उसमें अगर आप देखें लास्ट ईयर 300 करोड़ मेरी ऑपरेटिंग कैश फ्लो था लास्ट ईयर इन FY23 और उसमें इंटरेस्ट कॉस्ट वाज 266 करोड़। अब हम अगर 1900 करोड़ की हमारी जो बैंक डेट है उसमें से हम 1500 करोड़ बैंक डेट हम रीपे कर रहे हैं आईपीओ के माध्यम से, तो उसमें 170 करोड़ की मेरी मात्र इंटरेस्ट कॉस्ट की सेविंग होगी। जो मेरा पीएटी जो ग्रोथ है, हमारा जो प्रॉफिट पीएटी पॉजिटिव हो जाएंगे हम फर्स्ट क्वार्टर से और मेरा ऑपरेटिंग कैश फ्लो बहुत बेहतरीन हो जाएगा और काफी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ होगी उसमें। ओके, बिल्कुल। अच्छा, एक सवाल जेटली जी, गुड मॉर्निंग। आपसे ही मुझे एक और पूछना है क्योंकि आपने इस सवाल का जवाब दिया। मैं देख रहा था कि आपका जो एबिडा पर रूम है वो हाईएस्ट है आपके पीयर्स में, एबिडा पर रूम, लेकिन आपका जो रेवपार है, रेवेन्यू पर रूम है, वो इंडियन होटल से कम है। तो ये डिस्क्रिपेंसी क्यों है? अगर मुझे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकें तो। देखिए, हम जो है एज जूनिपर वी आर एन एसेट ओनिंग कंपनी और हम जो है हमारी प्रॉफिटेबिलिटी इज वन ऑफ द हाईएस्ट इन दी सेक्टर। लास्ट ईयर जो है हमारा ऑन 827 करोड़ टर्नओवर, हमारा जो एबिडा था वो 358 करोड़ था, तो वी वर एट 44-45% एबिडा मार्जिन। तो उस हिसाब से देखेंगे बिकॉज हम लग्जरी एंड अपर अपस्केल सेगमेंट में हैं, हमारा जो प्रॉफिटेबिलिटी पर की है विच इज द वन ऑफ द बेस्ट इन द सेक्टर। एंड वो इसलिए क्योंकि हम नॉट ओनली हम होटल जो बिग ब्लॉक होटल बनाते हैं उनको काफ़ी एफिशिएंसी से ऑपरेट भी करते हैं, तो इसलिए वी वुड रिमेन वन ऑफ द मोस्ट प्रॉफिटेबल कंपनीज गोइंग फॉरवर्ड। एंड वी आर ऑल्सो एड्रेसिंग जो एक इशू था हमारा डेट का, जैसे मैंने कहा आपको
वो हम एड्रेस कर रहे हैं, विच विल इनेबल अस टू बिकम वेरी कैश फ्लो पॉजिटिव गोइंग फॉरवर्ड। अच्छा सराफ जी, ये जो आपका दिल्ली वाला होटल है, ये वही भीखाजी कामा के पास जो लेजेंडरी प्रॉपर्टी है वही है? नहीं जी, दिल्ली के अंदर वो हमारी फैमिली प्रॉपर्टी थी पहले। हाँ। वो हम लोग छोड़ चुके हैं, उससे हम एग्जिट कर चुके हैं। ओके। 15 साल पहले एग्जिट कर दिया था। अभी दिल्ली में हमारी अंदाज एरो सिटी में सबसे बड़ी होटल हमारी है। ठीक है। आपने जरूर देखा होगा एरो सिटी के हाँ हाँ, अंदर एरो एंकर सिटी में। प्रॉपर्टी नंबर 1। हाँ ठीक है, एरो सिटी में वो आपकी प्रॉपर्टी है। बिल्कुल, मैं इसलिए पूछ रहा था आपसे क्योंकि आपके जो रेवेन्यूज में, और मैं आपके प्रोस्पेक्टस से पढ़ रहा था, आपके रेवेन्यूज में 90% जो हिस्सा था वो 3 होटलों से आया। मुंबई और दिल्ली में है ये। तो अब क्या इसको डाइवर्सिफाई करना चाहेंगे, या क्योंकि मुंबई और दिल्ली ऑब्वियसली ऐसे शहर हैं जहां पर रूम रेट सबसे ज़्यादा होते हैं, तो इसके लिए क्या ये इसी तरीके से रहेगा, 80-90% ही रहेगा? देखिए जी, प्रेजेंटेशन वो खाली 6 महीने का उसमें प्रेजेंटेशन में आया हुआ है। उसमें चार्टर होटल की 3 होटलों की रेवेन्यू उसमें अमेलगमेट नहीं हुई थी। पर अगर आज के दिन हमारी रियलिस्टिक सिचुएशन में हमारा 70% दिल्ली और मुंबई से आता है और 30% और शहरों से आता है। दिल्ली और मुंबई की होटलें जो हैं ये हजार 1-1 मिलियन स्क्वायर फीट की होटलें हैं, बहुत बड़ी होटलें हैं। एंड दैट इज व्हाई द कंपनी इतनी प्रॉफिटेबल है। और इसको डाइवर्सिफाई करने का हमारा कोई वैसे लुक नहीं है, बट वी विल कंटिन्यू कि हम लोग बड़ी होटलें बनाएं और बड़े शहरों में, मेट्रो शहरों में और टियर 1 सिटीज के अंदर ग्रो करें। तो ये बायसनेस तो हमारी कंपनी की बिजनेस मॉडल के अंदर ही है। जी एग्जैक्टली तरुण जी, अभी तक जो बात हुई वो एग्जैक्टली करंट रेवेन्यू मिक्स की हुई, और आई थिंक जो आपकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात हुई, थोड़ी फ्यूचर के बारे में बात करते हैं सर, क्योंकि आपने कहा कि FY23 आपके लिए एक बड़ी टर्न अराउंड हुआ, और इस IPO प्रोसीड से क्योंकि आप अपना सब्सटेंशियल डेट पे कर देंगे, आपका इंटरेस्ट बर्डन काफ़ी कम हो जाएगा, जो कि आपको पैट को रिलैक्स करेगा। सर FY24 तक के अंत तक आते आते क्या पिक्चर ड्रॉ कर रहे हैं अपने एक्सपेंशन की? कहाँ कहाँ पे और होटल्स खोलने की योजना है? कितनी रूम्स कैपेसिटी आप ऐड करेंगे सर? सो देखिए, हमारे ग्रोथ स्ट्रैटेजी अगर देखेंगे जो हमने काफ़ी डिटेल में बताया है, वो ये है कि अभी से लेके अगले 24 महीने में वी प्लान टू ऐड 1000 कीज ऑन टॉप ऑफ द 1900 कीज दैट वी करंटली ओन। जो हमारे 7 होटल हैं वो करीबन 1900 कीज हैं अभी, और उसमें हम बढ़त करेंगे, 1000 कमरे ऐड करेंगे अगले 24 महीने में। उसमें से 700-750 कमरे आएंगे जो थ्रू एक्विजिशन है, जैसे सराफ जी ने बताया अभी कि देयर आर सम कंपनीज व्हिच आर आउटसाइड, वो रोफो के माध्यम से जूनिपर में आएंगी। और एक है जो प्रोजेक्ट हम अंडरटेक करेंगे आगे जाके, टू ऐड 300 कमरे ऑन टॉप ऑफ ग्रैंड हायत एट अ वेरी फ्रैक्शन ऑफ अ कॉस्ट ऑफ अ ग्रीनफील्ड एक्सपेंशन। तो उससे ग्रैंड हायत जो है करीबन 1000 कमरे का होटल हो जाएगा, एंड पॉसिबली द लार्जेस्ट होटल इन इंडिया, एंड वी आर वेरी एक्साइटेड अबाउट दैट ग्रोथ। सो हमारा जो एक्सपेंशन प्लान है ये है कि 1000 कमरे विच विल इंक्रीज आवर कैपेसिटी बाय 55%। उसके अलावा हमारे पास 4 लैंड पार्सल हैं टोटली फ्री होल्ड, जिसमें से 2 मुंबई में हैं। एंड जैसे हम आगे बढ़ेंगे अगले 1-2 साल में, थ्रू द इंटरनल अक्रूवल्स जो हमारे जनरेट होंगे, ये ग्रोथ उसी से फंड होगी। अच्छा सर, एक और बात है, FY23 के अंत तक आते आते और कमेंसमेंट ऑफ FY24 के शुरू तक हो, आपको लग रहा है कि जो रूम रेंट्स हैं उसमें कितना और इम्प्रूवमेंट हो जाएगा? कितने परसेंटेज आप मानते हैं कि और इम्प्रूवमेंट होगा रूम रेंट्स में, जिस प्रकार की डिमांड है उसको देखते हुए? देखिए, अभी अगर मैं पहले 9 महीने की बात करता हूँ इन द करंट फिस्कल ईयर, तो मेरे ARR अक्रॉस द 7 होटल जो हमारे हैं 9 महीने पहले, करीबन 16% YOY ग्रोथ है ARR में, जो हम देख रहे हैं अभी तक हमने जो अचीव किया है। और क्योंकि डिमांड सप्लाई जो है मेरे कॉमसेट में, जिस जगह पे हम ऑपरेट करते हैं, जैसे मैंने कहा लग्जरी एंड अपर अपस्केल एंड दिल्ली एंड मुंबई, इस मार्केट में जो सप्लाई है बहुत लिमिटेड है, और जो डिमांड है करीबन 10 से 11% तक ग्रो कर रही है साल भर साल। तो उसका मतलब ये है कि मेरे जो बिजनेस मॉडल में ARR विल कंटिन्यू टू बी वेरी रोबस्ट एंड वेरी स्ट्रॉन्ग। जो बहुत लिमिटेड कंपटीशन आ रहा है, और बिकॉज ऑफ द ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी, द ट्रैवल एंड ऑल द अदर पॉजिटिव ट्रैक्शंस दैट वी आर सीइंग इन द सेक्टर, वी एक्सपेक्ट द ARR ग्रोथ जो है वो काफी स्ट्रॉन्ग रहेगी आगे जाके। अच्छा, क्योंकि आपके होटल्स काफ़ी बड़े हैं, ये जो आपका रेवपार, जो आप इंडस्ट्री में एक मैट्रिक्स यूज़ करते हैं, रेवेन्यू पर अवेलेबल रूम,
ये आपने जो भी जवाब देना चाहे दे सकते हैं आप दोनों में से। ये 7479 पर है क्या, और इंडियन होटल्स का 9890 पर? और दोनों सेम कैटेगरी के होटल्स हैं, सेम ऑलमोस्ट सेम ब्रांड नेम कैरी करते हैं, तो क्या इस गैप को हम कम होता हुआ देख सकते हैं आगे? जरूर देखिए जी, इंडियन होटल्स के में आज कौन से नंबर आप कोट कर रहे हैं, बिकॉज इंडियन होटल तो बहुत बड़ी कंपनी है, 250 होटलों से भी ज्यादा होटलें हैं और डिफरेंट मिक्स में है। बट हमारी होटलों में देखिए जी, जूनिपर की होटलें जो हैं थोड़ा सा इन्होंने मार्केट को कैचअप भी करना है अभी, एंड ये गैप जो देख रहे हैं इस साल के आखिरी तक ये गैप टोटली कैचअप होने का हमारा प्लान पूरा बना हुआ है। वैसे इस रूम पे रेट पे रूम मिलता नहीं है वैसे। नहीं देखिए जी, एवरेज रूम करने का मतलब छोटी होटलें बड़ी होटलें ग्रुप वाइज पे है। अब मुंबई दिल्ली की होटलें आपको 15,000 से कमती में नहीं मिलती हैं, 18,000 के रेट चल रहे हैं अभी, और छोटे शहरों में आपके 8,000 से 9,000 के रेट भी हैं। इसका बैलेंस करने में, एवरेज करने में ये रेट दिखाई देते हैं, अदरवाइज बड़ी होटलों के रेट्स तो काफी ज्यादा ही है जी, नहीं मिलते इस रूम में। बिल्कुल। अच्छा, एक चीज़ है, ऑब्वियसली प्रॉफिटेबिलिटी की हमने बात कर ली, लेकिन रेवेन्यू में जो आपका एक मोमेंटम था FY 21 से 22 और 22 से 23, वो शायद 24 में उतना नहीं रहा। ये क्या प्योरली एक बेस इफेक्ट है, या फिर कुछ आपने 24 में रेवेन्यू में थोड़ा सा इश्यूज देखा है? जेटली जी, अगर आप ये बताना चाहें तो। जरूर ठीक जी, है, आप बता 24 के दीजिए। नंबर। हाँ, आप बता जेटली दीजिए। जी आप बताएं। नहीं, आप बता दीजिए, कोई नहीं, आप दोनों में से जो बताना चाहे आप बता सकते हैं। हाँ। ये क्या है कि देखिए जी, पहले जो आपने जो 24 के नंबर देख रहे हैं वो पहले 6 महीनों के नंबर हैं। 6 महीनों में कंपेयर कर रहे हैं हम लास्ट ईयर के पूरे साल से, और 6 महीने फर्स्ट हाफ ईयर जो होता है होटल इंडस्ट्री में ऑल ओवर द वर्ल्ड या ऑल ओवर इंडिया, हमारे यहाँ पे इसकी जो रेवेन्यू है वो कम होती है सेकेंड हाफ से, बिकॉज ऑफ सीजनैलिटी एंड बिकॉज ऑफ वेदर, इसलिए आपको ये फिगर नजर आता है। बट इस साल में रोबस्ट इंक्रीज रहेगी, और जो सेकेंड क्वार्टर है, थर्ड क्वार्टर जो हमने, अब सेकंड क्वार्टर जो हमने देखा थर्ड क्वार्टर का रिजल्ट, उसके अंदर पूरा कैचअप हो चुका है, और ये आपके सब होटलों की यही ट्रेंड रहती है। जेटली जी, इसमें कोई वो नहीं है, हाँ बिल्कुल प्रॉब्लम है। समझ गया, ठीक है। तो वो सीजनैलिटी का इशू है, तो मेरे ख्याल से जब FY 24 पूरा हो जाएगा तो एक बार फिर आपसे मैं उम्मीद करूंगा कि बात करेंगे हम इस टॉपिक पर, और फिर एक और मौका मिलेगा आपसे बात करने मैं का। एक चीज और ऐड करूंगा। हाँ बोलिए। मिस्टर सराफ ने कहा है, करीबन फर्स्ट हाफ में हमने 390 करोड़ रेवेन्यू और 140 करोड़ EBITDA ऑलरेडी अचीव कर लिया है। और अगर आप देखेंगे सिर्फ थर्ड क्वार्टर, जो बात हम अभी कर रहे थे कि सीजनैलिटी है, जो मेरा थर्ड क्वार्टर है उसमें मैंने 65% ऑफ द फर्स्ट हाफ EBITDA ऑलरेडी अचीव किया जस्ट इन वन क्वार्टर। तो वो मोमेंटम अभी आप देखेंगे वो मेंटेन होगा फॉर द लास्ट क्वार्टर ऑफ FY 24 ऑल्सो। आगे जाके अगर हम देखेंगे 25 में हमारे को काफी बेनिफिट मिलेंगे फॉर द प्रोजेक्ट्स दैट वी आर ऑलरेडी अंडरटेकिंग। हम रिफर्ब कर रहे हैं अक्रॉस आवर एसेट्स, हम we are undertaking projects of upgrading our room and the counts. Also we are creating more F&B. बॉम्बे में हम पूरा एक बॉलरूम बना रहे हैं 50,000 स्क्वायर फीट का, तो उस सब का कंट्रीब्यूशन आपको 25 में दिखेगा, जिससे हमारी जो ग्रोथ ट्रेजेक्टरी है काफी हेल्दी रहेगी। एक आखिरी सवाल, अयोध्या में होटल खोलने का प्लान है क्या आपका? देखिए जी, अयोध्या हमने एग्जामिन किया है और इसके अंदर हमारे अभी भी ऑप्शंस ओपन है, पर हमने कोई अभी तक साइट कमिट नहीं की है। काफी होटलें आ रही हैं, और हमारा बिजनेस मॉडल में हम लोग लार्ज होटल बनाना चाहते हैं, तो उसमें फिट होगा तो हम जरूर देखेंगे इसको। ओके, चलिए, आप दोनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं इस IPO के लिए। एक अच्छा ब्रांड आप लोगों ने क्रिएट किया है, और देखते हैं मार्केट आपको कैसा रिस्पॉन्स देता है। एंकर इन्वेस्टर्स ने तो खैर आपको अच्छा रिस्पॉन्स दिया, लेकिन आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू अनुज जी, थैंक यू फॉर हैविंग अस। थैंक यू। चलिए, ये बात होगी जूनिपर होटल्स की मैनेजमेंट से। अब हमारे साथ बिग मार्केट वॉइसेस में नेपियन कैपिटल के को-फाउंडर और मैनेजिंग पार्टनर गौतम त्रिवेदी जुड़ गए हैं। फाइनेंशियल इंडस्ट्री में 26 सालों से ज़्यादा का अनुभव रखने वाले गौतम त्रिवेदी गोल्डमैन सैक्स, DSP मेरिल लिंच, CLSA जैसी कंपनियों में काम कर चुके हैं। आइए जानते हैं उनका क्या व्यू बन रहा है इस समय मार्केट्स पर। गौतम जी, गुड मॉर्निंग। आई डोंट नो अगर आप मेरी वो कॉन्वर्सेशन सुन रहे थे जूनिपर होटल की मैनेजमेंट के साथ, होटल्स पर आपका इस समय क्या व्यू है, क्योंकि इस सेक्टर ने बहुत पैसा बना के दिया है कोविड के बाद से। मुझे लगता है कि ये होटल सेक्टर, और आपके जो सवाल भी थे वो एक्चुअली परफेक्ट थे। मैं परसों अयोध्या गया था राम मंदिर के दर्शन के लिए, और मुझे लगता है वहाँ की जो पोटेंशियल है, जो आपने सवाल पूछा जूनिपर होटल्स को कि आप अयोध्या में होटल खोल रहे कि नहीं, आज के पेपर में ये भी आया है कि रेडिसन, जहाँ पे हमने भोजन किया दर्शन के बाद, और एक और रेडिसन खुल रहा है तो मतलब ये मुझे लगता है कि होटल इंडस्ट्री और जिस तरह से सरकार
पर्यटन को बढ़ावा दे रही है, नॉट जस्ट रिलीजियस टूरिज्म बट ओवरऑल टूरिज्म की बात कर रहा हूँ। मुझे लगता है होटल इंडस्ट्री में ये तो शुरुआत है। जिस तरह से हमने देखा है कि होटल रेट्स बढ़ रहे हैं। आप इंडियन होटल्स के रिजल्ट्स ही देखो, जो पिछले क्वार्टर के रिजल्ट्स है, रेवेन्यूज आप 23%, एवरेज रूम रेट जो आप बोल रहे 40%, 40% बढ़ गए, और ऑक्यूपेंसी 70%। मतलब दिस इज द काइंड ऑफ और ये इंडिया की सबसे बड़ी होटल कंपनी है, लेकिन इसका इफेक्ट आई एम श्योर दूसरी होटलों को भी मिलता होगा, और आई एम पर्सनली वेरी पॉजिटिव ऑन द सेक्टर। ओके, बिल्कुल। तो खैर ये बात हो गई होटल्स की। होटल्स में अच्छा पैसा बना है। दूसरी स्पेस जहां पर बहुत पैसा बन रहा है इस समय, वो है पीएसयूज। गौतम जी, क्या पीएसयूज में अभी भी बने रहें, सेलेक्टिवली प्रॉफिट बुक करें, या स्टॉक स्पेसिफिक रहें? क्या व्यू होगा इस समय? इस तरह से पीएसयूज में शेयरों में बढ़ावा आया है, अभी लगता है कि इस लेवल से जरा आप केयरफुल रहना पड़ेगा, क्योंकि अब डिफेंस में भी देखो, यस डिफेंस का पोटेंशियल बहुत बड़ा है, लेकिन वैल्यूएशंस काफ़ी महंगे हो गए। पीएसयू की रैली जो पिछले 2 सालों में देखी है, मुझे लगता है कि मैंने अपने व्यक्तिगत करियर में देखा नहीं है। मतलब दिस इज बीन द बिगेस्ट पीएसयू रैली एवर। और ये जो डाइवेस्टमेंट जो सरकार मुझे लगता है हेजिटेट कर रही है अब तक, शायद आने वाले फिस्कल ईयर में 2024-25 में शायद ये भाव जिस तरह से बढ़े हैं, तो अभी डाइवेस्टमेंट करना हो और फिस्कल डेफिसिट को कम करना हो, मुझे लगता है दिस वुड बी अ ब्रिलियंट अपॉर्चुनिटी जो सरकार को करना है। तो ओके, गौतम जी नमस्कार। वीरेंद्र बोल रहा हूँ डेली स्टूडियो से। पीएसयू से बात हुई अभी और होटल्स पे बातचीत हुई। एक स्पेस और आई थिंक जो जिसका ओवरसीज, जिसका इंटरनेशनल मार्केट से काफ़ी बड़ा सरोकार होता है, दैट्स मेटल्स। इस बार मेटल्स की साइकिल सबसे बड़ी रही, और मेरे ख्याल से मेरे करियर में जितनी भी हमने साइकिल्स देखी उसमें सबसे लॉन्गर ड्यूरेशन की मेटल्स की साइकिल रही सर। अभी मेटल्स पे आई मीन फॉर बोथ ग्रुप्स, फेरस नॉन फेरस पे आपका व्यू क्या है? वैसे हम तो मेटल्स में और सिक्लिकल्स में इन्वेस्ट नहीं करते, लेकिन जहाँ तक जो रिजल्ट्स का सवाल है, यू आर राइट, रिजल्ट्स हैव बीन आउटस्टैंडिंग। और सवाल यह है कि आने वाले 2 या 3 या 5 क्वार्टर में जो रिसेशन, ग्लोबल रिसेशन की जो बात हो रही थी, और ये बात चल रही है करीबन 1.5 साल से, और रिसेशन की वजह से मेटल के प्राइसेस वर सबड्यूड। लेकिन मुझे लगता है कि ये रिसेशन नहीं आने वाला है, और आएगा तो भी शायद आके गया भी हो। ग्लोबल रिसेशन की बात कर रहा हूँ, अमेरिका की बात कर रहा हूँ। और जिस तरह से रिवाइवल वहाँ दिख रहा है, जिस तरह से इकोनॉमी वहाँ चल रही है, प्लस इंडिया की जो बात कर रहा हूँ, चाइना ऑफ कोर्स इज द बिग कंफ्यूजिंग फैक्टर, वेदर इकोनॉमी अभी बॉटम में है या और वापस रिवाइव होगी कि नहीं। तो मेटल्स पे वैसे व्यू बनाना मुश्किल है मुझे लगता है, लेकिन कि रिसेशन जो अमेरिका ने अवॉइड किया है, उसकी वजह से मुझे लगता है मेटल प्राइसेस शुड रिमेन फर्म फ्रॉम दीज लेवल्स। मेटल प्राइसेस, मतलब मेटल्स पे एक पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव आउटलुक है। गौतम जी, आज हम एबीबी हमारा टॉप गिनर है, हम उसकी अर्निंग्स का रिएक्शन दे रहे हैं। इस बार कैपिटल गुड्स में आप जिस की अर्निंग्स को देखिए, चाहे वो कमिंस की अर्निंग्स हो, चाहे वो एलएनटी की अर्निंग्स हो, आप जरा क्वार्टरली बेसिस पे इनके ऑर्डर इंटेक को देखिए, जो इनकी ऑर्डर बुक बढ़ रही है। आई मीन वाइल्ड परसेंटेज हाइक्स हैं सर। कैपिटल गुड्स पे आपका व्यू क्या है सर? ये सारे के सारे स्टॉक्स लाइक कमिंस, सिमेंस, एबीबी, एलएनटी एट ऑल टाइम हाई, ये यहाँ से भी आपके प्रेफर्ड स्पेस में है कि नहीं अभी? देखिए, ये एक और क्षेत्र है जो करीबन 7-8 सालों से, मतलब उसमें कोई बढ़ावा नहीं आया था, रेवेन्यू नहीं थे, और थिंग्स वर क्वाइट क्वाइट। लेकिन अब आप देखिए कि जो प्राइवेट सेक्टर कैपेक्स की जो बात करें, आउटसाइड ऑफ द टॉप करीबन 7 से 8 इंडस्ट्रियल ग्रुप्स जो इंडिया में हैं, उसके अलावा बाकी का कॉर्पोरेट इंडिया में प्राइवेट सेक्टर कैपेक्स कम है। उसकी वजह से पूरा जो प्राइवेट सेक्टर का कैप जो ओवरऑल कैपेक्स है, उसका बर्डन इज फॉलिंग ऑन द शोल्डर ऑफ द गवर्नमेंट। तो आप देखिए कि पिछले साल, मतलब FY24 की बात कर रहा हूँ, अभी FY25 में बजट में भी सरकार ने FY25 के लिए 11% बढ़ावा दिया है इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल कैपेक्स। और मुझे लगता है कि जो कंपनियां B2G, मतलब बिजनेस टू गवर्नमेंट क्षेत्र में है, उनका व्यू हमारी तरफ से अभी भी पॉजिटिव है।
वेदर इट्स L&T, वेदर इट इज़ एनी ऑफ द इंफ्रा कंपनीज, मुझे लगता है कि लाइफ टाइम शायद हाई हो ये स्टॉक्स, लेकिन यहाँ से भी मुझे लगता है कि देयर इज मेरिट टू कंटिन्यू ओनिंग देम। ओके, अच्छा, एक स्पेस जहां अगेन बहुत पैसा बना है, आज भी हरकत में है, रियल एस्टेट। एक वन वे तेजी रही है रियल एस्टेट में, और बहुत टाइम के बाद यहाँ पर लोगों का कॉन्फिडेंस आया है, लेकिन ये सेक्टर अभी भी अंडर ओन्ड है। क्या यहाँ पर बाइंग के मौके हैं? मुझे लगता है कि यहाँ पे भी अभी भी बाइंग के मौके हैं, लेकिन आपकी बात सही है। वैसे देखने जाए तो हर एक सेक्टर, हर एक स्टॉक जो मतलब वो सेक्टर का जो फेवरेट्स है, हर एक में मतलब स्टॉक्स आर वेरी एक्सपेंसिव फ्रॉम अ पी पर्सपेक्टिव। EBITDA भी देख लीजिए, तो सब तरह से हर एक मैट्रिक पे तो महंगे है ही। लेकिन मुझे लगता है कि रियल एस्टेट एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पे करीबन 8 सालों तक डिप्रेशन था और माल बिक नहीं रहा था। लेकिन आज की तारीख में आप देखिए, बम्बई हो, बेंगलोर हो, दिल्ली NCR हो, लखनऊ हो, सब जगह पे रियल एस्टेट का डिमांड बढ़ गया है। और मुझे लगता है पार्ट ऑफ द रीजन ऑफ कोर्स इज द फैक्ट दैट जिन लोगों ने स्टॉक मार्केट में पैसा बनाया है, वो लोग भी धीरे धीरे मतलब प्रॉफिट बुक करके रियल एस्टेट में डाल रहे हैं। सो मुझे लगता है कि ये सेक्टर आने वाले कई सालों तक अच्छा रहेगा। शेयर प्राइसेस तो बढ़ गए हैं, लेकिन ये तो एज आई सेड, हर एक सेक्टर में हर एक कंपनी के शेयर प्राइसेस बढ़ गए हैं। और आप सिर्फ L&T की बात नहीं कर रहे हो, लेकिन काफ़ी स्टॉक्स अभी ओवरऑल लाइफ टाइम हाइस पे चल रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा, एक फाइनल सवाल देन, अब HDFC बैंक की वो कॉल अटेंड की थी क्या आपने, और ये आपकी टीम ने, और क्या व्यू बन रहा है अब? मुझे लगता है कि और ये स्टॉक हम लोग हमारे पोर्टफोलियो में था, हमने बेच दिया करीबन कुछ हफ्ते पहले। और हमारा ये व्यू है कि एक तो ये कॉल जो हुआ, मुझे लगता है उसका टाइमिंग सही था, क्योंकि जिस तरह से स्टॉक में गिरावट आई थी, मैनेजमेंट और CEO जगदीशन ने सही समय पर काफ़ी क्लैरिफिकेशंस दिए। लेकिन फिर भी हमें लगता है कि ये स्टॉक को यहाँ से बढ़ने में कुछ और वक्त लगेगा। जितनी भी बातें जो जगदीशन ने की है, मुझे लगता है कि आने वाले 2 या 3 क्वार्टर तक इन्वेस्टर्स और मार्केट विल ऑब्जर्व कि ये जो आप बोल रहे हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसकी वजह से मुझे लगता है कि यहाँ से शायद बड़ा पैसा ना बने HDFC बैंक में, स्टेडी शायद बने, लेकिन हमें कुछ जल्दी नहीं है टू गेट बैक इनटू द स्टॉक। ओके गौतम जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। एज यूजुअल अच्छा लगा आपसे बात करके। चलिए मार्केट को अब मैं और वीरू यहाँ से अब आपसे इजाज़त लेंगे। नीरज जी आ गए स्टूडियो में। मार्केट फ्लैट हो गया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बीच बीच में प्रॉफिट बुकिंग आती रहती है। एक थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आई, निफ्टी डे हाई से थोड़ा फिसला, डे लो की ट्रेजेक्टरी में आया। बैंक निफ्टी में भी बड़ी वाली प्रॉफिट बुकिंग आई उसी जोन से जो हमने डिस्कस किया था कि 47,300 टू 47,600 ऑप्शन जोन में बड़ा रेजिस्टेंस है, वहाँ पर प्रॉफिट टेकिंग आ सकती है। नीरज जी, गुड मॉर्निंग, ओवर टू यू। गुड मॉर्निंग अनुज, क्या लेवल को ध्यान रखना है आज? क्या डे हाई अगर निकाल दिया डे हाई निफ्टी बैंक पे खास तौर से, तो फिर वापस कवरिंग आ सकती है। लेकिन आज हो सकता है मार्केट आपको थोड़ा सा ऐसे ही लैकलस्टर कंसोलिडेट करे, थोड़ा सा वो एनवीडिया के नंबर से पहले भी थोड़ा सा, तो हो सकता है ये हो, लेकिन दिक्कत नहीं है। मेरे ख्याल से लोअर लेवल पे सपोर्ट भी है, तो 22,100 22,050 के करीब सपोर्ट है, और ऊपर जो आज का हाई है वो एक नंबर होगा वॉच आउट करने के लिए। बढ़िया, मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा वन साइडेड भी चलता ना तो ज़्यादा डर लगता है। हाँ, वन साइडेड चलता है, धीरे धीरे चले अपना आराम से। और ABB का आप जिक्र कर रहे थे, 9% ऊपर, स्टॉक ऑफ द डे विदाउट अ डाउट। क्या बात है, धुआंधार नंबर पेश की कंपनी, वाह, 5,000 का स्टॉक हो गया। खैर चलिए, ऐसे ही बहुत सारे आइडियाज़ पे आपके सवाल होंगे, उन सब का जवाब देंगे हम लोग। शुरू करते हैं हेडलाइंस के साथ। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।